नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पार्टा के महान राजा लियोनाइडस की जीवनी, उनके शासन, उनकी वीरता के किस्से और उनकी लेगेसी के बारे में। लियोनाइडस या लियोनाइडस वन, इनका नाम आप सभी ने शायद सुना होगा दोस्तों। अगर आपने ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी है, ग्रीक माइथोलॉजी, मिथ्स या कल्ट आप जानते हैं, या फिर आपने हॉलीवुड की मशहूर बहुचर्चित फिल्म 300 देखी है, तो आपने स्पार्टन्स, लियोनाइडस, उनके 300 बहादुर सैनिकों और बैटल ऑफ थर्मोपली के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। हालांकि इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो हिस्ट्री से स्लाइटली भिन्न है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मूवी बनाता है, चाहे वो उसका प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या फिर उसकी बाकी टीम हो, तो वो आर्टिस्टिक लिबर्टी लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं ताकि उनको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, उनको ग्लोरीफाई किया जा सके। तो बैटल ऑफ थर्मोपली के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि 300 मूवी में जो दिखाया गया है और जो रियल में हुआ, उसमें क्या अंतर है। तो बेसिकली इस बैटल में हुआ क्या? तो जब दूसरा ग्रेको पर्शियन वॉर लड़ा जा रहा था, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल हुआ, जिसे बैटल ऑफ थर्मोपली के नाम से जाना जाता है। उसमें 300 बहादुर स्पार्टन सोल्जर्स ने अपने राजा लियोनाइडस की लीडरशिप में अपने कुछ ग्रीक सोल्जर्स और बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर माइटी पर्शियन आर्मी का मुकाबला किया। वो माइटी पर्शियन आर्मी जो कि लाखों की संख्या में थी, उसके साथ ये भिड़ गए और अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस तक कर दिया। तब तक ये लड़ते रहे जब तक इनकी जान तक नहीं चली गई। अपनी मातृभूमि की रक्षा इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक करी। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि इस बैटल में भले ही पर्शियन आर्मी जीत गई, लेकिन उनका मोरल डाउन हो गया और ग्रीक लोगों का, ग्रीक सिटी स्टेट्स के जो बाकी सोल्जर्स थे, उनका मोरल बूस्ट हो गया और अंततः दूसरे ग्रेको पर्शियन वॉर में पर्शियंस की हार हुई और ग्रीक्स की जीत हुई, जिसकी वजह से स्पार्टन्स, ये जो 300 स्पार्टन सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग लियोनाइडस, एक हीरो की तरह उभर के आए और वो कल्ट बन गए। तो इन 300 सैनिकों की उस कहानी की भी हम बात करेंगे और लियोनाइडस के बारे में यहाँ पे हम मेनली चर्चा करेंगे। तो लियोनाइडस मेनली बैटल ऑफ थर्मोपली के लिए ही जाने जाते हैं, जो कि 480 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरे ग्रेको पर्शियन वॉर का वो पार्ट था, जिसमें एक तरफ पर्शियन किंग जक्सीस थे, जो कि अपनी आर्मी को लीड कर रहे थे और उनके राजा थे, और दूसरी तरफ ग्रीक आर्मी जो कि स्पार्टन्स की तरफ से इस मिशन पे थी, उसके वो लीड कर रहे थे लियोनाइडस। और वो बहुत बहादुरी से लड़े और बैटलफील्ड में ही शहीद हो गए। इस दौर में क्या हो रहा था दोस्तों कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, वो कुछ इस तरह से नजर आते थे। सैकड़ों की संख्या में ग्रीक सिटी स्टेट्स थे। अब ग्रीक हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको सेपरेटली भी बहुत कुछ बताया है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, जिसमें एथेंस और स्पार्टा बहुत महत्वपूर्ण थे। अब ये जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, जैसे कि इनकी भाषा सेम थी, इनका रिलीजन सेम था, सोशल स्ट्रक्चर एक जैसा था। लेकिन बेसिकली ये सब जो है, इनके पास ऑटोनॉमी थी, अपना अपना राजा था, और ये आपस में कई बार लड़ते भी रहते थे रिसोर्सेज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने डोमिनेंस के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता था, फॉरेन इन्वेजन होता था इन सिटी स्टेट्स पे, तो ये सब एकजुट हो जाते थे और एकजुट होकर लड़ते थे उस फॉरेन इन्वेडर से। और बहुत बार इन्होंने फॉरेन इन्वेजन को रिटेलिएट किया और जीत हासिल करी। अब इस दौर में क्या हुआ कि पर्शिया का एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा था, जो अकेमनीड एम्पायर था, जिसको उस समय जर्क्सिस लीड कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ा साम्राज्य था और वो इस दिशा से इनके ऊपर अटैक करने की सोच रहा था। तो उस दौर में ये सारे घटनाक्रम हुआ और उसकी हम यहाँ पे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लियोनाइडस की फैमिली, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि वो राजा कैसे बने। तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्रीज में ये लिखा है कि लियोनाइडस की जो फैमिली थी, उसकी जो 20 जनरेशन्स थी, उससे पहले जो है हरक्यूलिस थी। हरक्यूलिस जो कि एक माइथोलॉजिकल हीरो है ग्रीक माइथोलॉजी में, और बहुत ही ताकतवर, वो एक देवता के तौर पे उनको जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती थी वहां पे। तो वो लियोनाइडस के पूर्वज थे बेसिकली, हरक्यूलिस। लियोनाइडस के जो पिता थे, उनका नाम था एनाक्साडेरियस, एनाक्साडेरिडस। सही से नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये स्पार्टा के राजा थे और ये जो है खुद किंग लियोन के बेटे थे। तो लियोनाइडस के
जो परिवार है उसकी अगर हम बात करें तो इनके दादाजी का नाम लियोन था और इनके पिता का नाम अनेक्साडेरियस था। अब अनेक्साडेरियस की दिक्कत ये थी कि उनके कोई बेटा नहीं हो रहा था। उनकी जो पहली वाइफ थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। इसीलिए स्पार्टा के जो एल्डर्स थे और यूफोरोस थे, उन्होंने उनको ये सलाह दी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपका वंश आगे बढ़ सके। अब ये स्पार्टन यूफ्रोज कौन थे? स्पार्टन यूफ्रोज बेसिकली 5 मजिस्ट्रेट का एक समूह हुआ करता था, बोर्ड हुआ करता था, जिसके पास जुडिशियल, रिलीजियस, लेजिस्लेटिव और मिलिट्री पावर हुआ करती थी। इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को ये लोग संभालते थे। तो स्पार्टा के अंदर ऐसा नहीं था कि राजा पूरी तरीके से डोमिनेट करता था और उसकी पूरी अब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। इवन स्पार्टा में एक नहीं बल्कि 2 राजा हुआ करते थे एक ही समय पे। तो ये लोग भी इनको गाइड करते थे और एक तरीके से इनका ये मंत्रिमंडल टाइप हुआ करता था। इन्होंने इनके पिता को, लियोनाइडस के पिता को ये सलाह दी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि आपकी पहली वाइफ से आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो इनके पिता ने दूसरी शादी करी और उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था क्लियोमेनिस। क्लियोमेनिस का जन्म होने के बाद एक ट्विस्ट आता है और इनकी जो पहली वाइफ होती है, वो भी ये कहते हैं कि वो भी प्रेग्नेंट हैं और उनको बेटा होता है, उसका नाम होता है डोरियस। तो 2 बेटे हो गए इनके पिता को। अभी भी लियोनाइडस का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद इनकी पहली ही वाइफ फिर से प्रेग्नेंट होती है और 540 में उनको 2 बेटे होते हैं ट्विन। एक होते हैं लियोनाइडस और एक होते हैं क्लेम्बोब्रूटस। क्लेम्बोब्रूटस ये 2 व्यक्ति क्या हैं, आगे चल के राजा भी बनते हैं जब क्लियोमेनियस और डोरियस की मृत्यु हो जाती है उस समय। तो लियोनाइडस जो हैं, इनके पिता की पहली वाइफ से ही हुए, लेकिन इनके 2 बड़े भाई भी थे। 4 भाई थे ये टोटल। तो क्लियोमेनियस तो जो हैं इनकी दूसरी जो मदर थी उनके बेटे हो गए और बाकी ये 3 जो हैं ये रियल ब्रदर हो गए, डोरियस, लियोनाइडस और क्लियोमेबुटस। अब जो है हम बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की कि क्या हुआ, ये जवान हुए तब तक इन्होंने क्या-क्या किया। अगर आपको पता हो कि स्पार्टा के जो सबसे मशहूर चीज़ है वो क्या है, उनके वॉरियर्स। स्पार्टा के वॉरियर्स बहुत मशहूर हुए कि वो दुनिया के इतिहास के सबसे महान वॉरियर्स में उनकी गिनती की जाती है। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था प्लूटार्च, जिन्होंने 400 ईसा पूर्व में अपनी किताब में स्पार्टा के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि देखिए, स्पार्टन लोग जो हैं वो बच्चे के जन्म से ही उनको सोल्जर बनाने की जो है सोच रखते थे और सोचते थे कि इनको बड़ा करके किस तरह से हमें सोल्जर बनाना है और कैसे ये लोग जो हैं सेना को सर्व करेंगे और ये लोग जो हैं वॉरियर बनेंगे। जो भी मेल होते थे, मेल इन्फेंट होते थे, उनकी बात है, फीमेल्स की नहीं, मेल की ये बात होती थी। तो ये एक बहुत ही हार्श मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था उनको फियर्स वॉरियर बनाने के लिए। और यहाँ तक कहा यहाँ पे प्लूटार्च ने, हालांकि प्लूटार्च ने जो चीज़ें लिखी हैं वो काफ़ी बाद में लिखी हैं, 400 ईसा पूर्व के तकरीबन इन्होंने लिखी हैं। और इन्होंने बात लिखी है अपने जन्म से भी कुछ 100, 200, 300 साल पहले। इन्होंने कहा कि जो बच्चा पैदा होता था, तो बच्चा पैदा होता था तभी पता चल जाता था कि वो कैसा बनेगा। वेल बिल्ड स्टडी जो बच्चा होता था उसको ही जिंदा रहने का वो मिलता था अवसर। और जो अनहेल्दी बच्चा होता था, डिफंक्शनड होता था, डिसेबल्ड होता था, उसको तो ये लोग जिंदा ही नहीं रखते थे, उसको तो पहाड़ी से धकेल देते थे। ऐसा कहा जाता है। हालाँकि ये तो बड़ी ब्रूटल बात हो गई, बड़ी ही चौंकाने वाली बात हो गई। लेकिन बेसिकली ये ज़रूर था कि स्पार्टन लोग जो हैं, ये बात सच है कि नहीं कि इनके जो अनहेल्दी बच्चे थे उनको पहाड़ी से गिरा दिया जाता था, इसका नहीं पता। लेकिन ये बात तो तय है कि ये अपने यहाँ पे वॉरियर्स को तैयार करते थे, उनको बहुत ही हार्श मिलिट्री ट्रेनिंग देके। जब कोई लड़का 7 साल का होता था, तब से उसको उसके माता-पिता से अलग कर दिया जाता था और एक अलग तरीके के मतलब स्कूल में भेज दिया जाता था। और उस स्कूल में एक ऑर्गेनाइजेशन होता था बेसिकली वो, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। तो यहाँ पे ये भी तय किया जाता था कि जो बच्चा जजमेंट में अच्छा होगा, जो करेजियस बहुत ज़्यादा होगा, उसको उस कंपनी का, कंपनी यानी कि जो मिलिट्री की कंपनी है, जो मिलिट्री कंपनी मतलब बेसिकली ग्रुप जो है उसका कप्तान बनाया जाएगा, कैप्टन बनाया जाएगा, ऐसा प्लूटार्च ने कहा है। और उसको सारे जो बाकी लड़के थे वो उसको फॉलो करेंगे, उसके ओबे करेंगे ऑर्डर्स को। और वो जो है उनका सरदार रहेगा, उनका सिपहसालार रहेगा, ये बेसिकली उनका लीडर बनेगा। तो बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता था कि कमज़ोर नहीं होना है, ताकतवर होना है, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना है।
ये काम होता था। और यही ट्रेनिंग जो है वो लियोनाइडस ने भी ली बचपन से, और वो होप्लाइट बने। होप्लाइट बेसिकली एक योद्धा होते थे जिनके पास कुछ इस तरीके का आर्मर होता था। इस तरीके का आर्मर, आप इस व्यक्ति को देखिए, इसका हेलमेट देखिए, इसकी ढाल देखिए, इसकी छोटी तलवार देखिए, इसका बड़ा भाला देखिए, और क्या-क्या होता था वो चीज़ें देखिए। इनका हेलमेट होता था, इनका ये इस तरीके का बॉडी आर्मर हुआ करता था, इनके यहाँ पे ब्रेसर्स होते थे, इनके यहाँ पे बड़ी ढाल हुआ करती थी, छोटे स्वॉर्ड होती थी, एक बीच मिड रेंज की स्वॉर्ड होती थी, बहुत बड़ी स्वॉर्ड ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। और होप्लाइट जो है वो इनका बहुत बड़ा भाला हुआ करता था। उसका इस्तेमाल करके ग्रीक लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसे कहा जाता है, उसने भी होप्लाइट टेक्निक्स की वजह से और इस जो ग्रीक टेक्निक थी जिससे लड़ाई लड़ते थे, उससे बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं। तो लियोनाइडस को मेंटली और फिजिकली बचपन से ही तैयार किया गया कि उन्हें बड़ा होके एक योद्धा बनना है, राजा बनना है और लीडर फ्रॉम द फ्रंट बनना है। राजा ये नहीं था कि वो सिर्फ पॉलिटिकली ही चीज़ों को सँभाले, उसको वॉरियर भी, मिलिट्री लीडर भी होना है और पॉलिटिकल लीडर भी होना है। तो लियोनाइडस के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी राजा का बेटा होने के लिए। उनको ये नहीं थी कि वो अय्याश बन सकते हैं, नहीं, उनको एक डिसिप्लिन्ड होना है और औरों से ज़्यादा चतुर और चालाक और बहादुर बनना है, तभी वो लीडर बनने के लायक बनेंगे, ये था। तो होप्लाइट आर्मर और ये होप्लाइट ट्रेनिंग इनको दी गई। होप्लाइट ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें इनको सिखाई गई, कैसे भाला चलाना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अटैक करना है। जब ये जो होप्लाइट ट्रेनिंग होती थी, इनमें इनको एक फॉर्मेशन सिखाया जाता था, लड़ाई की टेक्निक सिखाई जाती थी, जिसे बोला जाता है फ्लैंक्स। फ्लैंक्स में बेसिकली क्या करते थे ये योद्धा, अगर आपने 300 मूवी देखी हो तो ये जैसे कि ये जो पास था थर्मोप्लाई का, इसमें इन्होंने सबने क्या किया, ढाल्स को एक साथ एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से अलाइन कर लिया, एक दूसरे के साथ इन्होंने वो कर लिया फ्रंटल अटैक के लिए, कि ये सामने से इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई भी इनको यहाँ से घाव नहीं दे सकता। और इनके पास बड़े-बड़े भाले हैं जो कि ये दूर तक अटैक कर सकते हैं, कि यहाँ से तो अभी इन्होंने अंदर छिपा रखे हैं, ये 7-8, 8-8, 9-9 फीट के इनके पास भाले हुआ करते थे, तो ये दुश्मन को पास तक नहीं आने देते थे। और इनको फ्रंट से, यहाँ से इनका इतना मजबूत होता था फ्रंट का, जो इनकी वॉल ये बना लेते थे अपनी ढालों से, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके, कि इसको धकेला नहीं जा सकता था, एक तरीके की दीवार बना देते थे। लेकिन इस टेक्निक का एक कमी भी थी, आप कह सकते हैं कि एक वल्नरेबिलिटी थी, वो वल्नरेबिलिटी ये थी कि अगर ओपन ग्राउंड है और यहाँ पे इनके पास ये सब है, आर्मर्स वगैरह हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर साइड से किसी ने अटैक कर दिया, सामने से तो इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ढाल का एक दीवार बना दी, लेकिन अगर किसी ने पीछे से कर दिया या साइड से कर दिया, तो इनके लिए दिक्कत हो सकती थी, ये दीवार टूट सकती थी। और अगर कोई वीक निकल गया, कोई वॉरियर वीक निकल गया और एक की बीच से ढाल निकल गई, मान लीजिए अटैक किया सामने से किसी दुश्मन ने और एक की ढाल भी निकल गई, तो ये वॉल टूट सकती थी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि ये अपने वॉरियर्स को बहुत ही कठिन जो है मिलिट्री हार्श ट्रेनिंग देते थे, ताकि हर एक वॉरियर ताकतवर हो, उसी तरीके का हो, बहादुर हो और ताकतवर भी हो। तो ये चीज़ ये लोग करते थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मिलिट्रीज़ की जो लड़ाई थी उनमें सक्सेस भी हासिल हुई। और बैटल ऑफ थर्मोपिली में भी ये टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल करी। बैटल ऑफ थर्मोपिली में अंत में जब इनकी हार हुई, उसमें भी ये रहा कि दुश्मन ने इनको दूसरी तरफ से घेर लिया था, पीछे से घेर लिया था। तो ये चारों तरफ से इस होप्लाइट टेक्निक से थ्रू वो फ्लैंक्स की फॉर्मेशन नहीं बना सकते थे, इसलिए इनकी हार होती है वहाँ पे। और वो पीछे का रास्ता भी किसी ने छल करके, कपट करके, किसी ने धोखे से इनका पीछे का रास्ता बता दिया था, तो ये घिर गए थे, इसलिए उसमें इनकी हार होती है। तो होप्लाइट ट्रेनिंग इनको मिली और ये होप्लाइट बन गए। अब ये गद्दी पे कैसे बैठे? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लियोनाइडस और उनके 3 और भाई थे, 2 तो इनके बड़े भाई थे, एक तो डोरियस और उनके क्लियोमेनियस, 2 बड़े भाई थे और एक इनके जुड़वा भाई थे। तो शुरुआती समय में तो ये लगभग तय था कि इनके बड़े भाई ही बनेंगे। हालाँकि स्पार्टा में ये बात एकदम तय नहीं थी कि बड़ा भाई ही शासक बनेगा, जो सबसे योग्य होगा वो बनेगा, ऐसा था वहाँ पे रूल। लेकिन उनके दोनों बड़े भाई योग्य थे तो वो बनेंगे ऑब्वियसली। तो एडगार्ड का जो रॉयल हाउस है उसको वो सँभालेंगे। लेकिन डोरियस की डेथ हो गई थी सिसिली का एक कैंपेन में, और इनके भाई क्लियोमेनियस ने सुसाइड कर लिया था, या फिर उनकी डेथ हो गई थी, मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। उनके पास उनकी काफ़ी ड्रिंकिंग हैबिट थी और उनका कोई बेटा नहीं था। तो क्लियोमेनियस की भी डेथ हो गई, डोरियस की भी डेथ हो गई। तो अब लियोनाइडस और उनके जो दूसरे भाई थे
क्रेम्टोब्रूटस, वो जो है क्रेम्बोब्रूटस जो है ये शासक बने, क्योंकि स्पार्टा में 2 राजा हुआ करते थे, तो 2 राजा बन गए, लीonidas भी राजा बन गए और वो भी राजा बन गए। कब बने? तकरीबन 490 ईसा पूर्व में बने ये, ठीक है, 490 इस बीसी में बने। अब अगर हम बात करें उस की इवेंट की जिसकी वजह से जाने जाते हैं लीonidas, तो वो था दूसरा पर्शियन वॉर। और उस दौर में क्या होता है कि जर्क्सिस अटैक करता है, जर्क्सिस जो कि पर्शियन एम्पायर का राजा हुआ करता था। तो देखिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं एंशियंट ग्रीस की। एंशियंट ग्रीस जो है वो सैकड़ों की संख्या में सिटी स्टेट्स से मिलकर बना था। सिटी स्टेट्स थे यहाँ पे बहुत सारे, ये दिख रहे हैं आपको, सिटी स्टेट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज भी थे, ये सारे सिटी स्टेट्स थे जो कि एग्नियन सी के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे। इसमें स्पार्टा भी था, एथेंस भी था। एथेंस की बहुत ही पॉपुलर उस दौर में वो हुआ करती थी नेवी, ताकतवर नेवी हुआ करती। स्पार्टा की ग्राउंड फोर्स बहुत ताकतवर हुआ करती थी। तो ये इनका काफी दबदबा था एथेंस और स्पार्टा का, लेकिन औरों का भी था, ऐसी बात नहीं है। तो उस दौर में क्या होता था कि दूसरी तरफ एक बड़ा साम्राज्य था, दुनिया का एक सबसे बड़ा साम्राज्य था उस दौर में, जिसका नाम था पर्शियन एम्पायर या अकैमनीड एम्पायर। ठीक है, इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं, डिटेल में इसके राजाओं की बायोग्राफी तक हम पढ़ चुके हैं, जक्सिस वगैरह की, साइरस वगैरह की। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन ये साम्राज्य विस्तार होकर बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। अब ये साम्राज्य यहाँ लीडिया तक हो जाता है, एशिया माइनर तक पहुंच जाता है, और उसके बाद इसका टारगेट होता है कि ग्रीस सिटी स्टेट्स को हरा के हमें जीत हासिल करनी है। तो यहाँ पे पहले एक राजा थे डारियस, उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि वो इसको जीते, लेकिन उनको जीत हासिल हुई नहीं, तो दूसरा अटैक किया गया उनके बेटे जर्क्सिस के द्वारा। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ये जो सिटी स्टेट्स थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स, ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, बहुत सारी इनके बीच में लड़ाइयाँ थी, कई बार सिविल वॉर भी हुए हैं। लेकिन किस चीज़ के लिए करते थे कि लैंड का कंट्रोल, रिसोर्सेज का कंट्रोल, इसके लिए करते थे। लेकिन जब भी इनके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण होता था, तो ये एकजुट होकर लड़ाई लड़ते थे और फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ कई बार इन्होंने जीत हासिल करी है। तो 490 ईसा पूर्व में, जिस साल आप देखते हैं कि ये ल्यूनाइडस राजा बनते हैं, उस समय पर्शिया के राजा हुआ करते थे डारियस। डारियस भी एक काफी पॉपुलर राजा थे। उन्होंने क्या है कि एक अटेम्प्ट किया, और पर्शिया को साम्राज्य विस्तार करने के समय पे ही उन्होंने किया कि फर्स्ट पर्शियन वॉर हुआ, या फर्स्ट ग्रेको पर्शियन वॉर हुआ, जिसमें उन्होंने सोचा कि ग्रीक सिटी स्टेट्स को हराएंगे और हम यहाँ पे जीतेंगे। लेकिन उनकी हार होती है बैटल ऑफ मैराथन में। मैराथन की लड़ाई में बेसिकली पर्शियंस की हार होती है, और उसके कुछ समय बाद डारियस की मृत्यु हो जाती है। तो डारियस अगला मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका बेटा जर्क्सिस जो है वो दूसरा पर्शियन वॉर स्टार्ट करता है, सेकेंड ग्रेको पर्शियन वॉर स्टार्ट करता है। और जर्क्सिस के समय पे ग्रीस के खिलाफ जो इन्वेजन हुआ वो बहुत ही वेल प्लान्ड था। उसमें बहुत बड़ी सेना थी, 500 से 700 के बीच में जहाजें थी, और लगभग 4 लाख की, 3,60,000 की मॉडर्न टाइम में आर्मी मानते हैं, इतनी बड़ी आर्मी थी। हालांकि हेरोडोटस ने तो कहा कि 5 मिलियन की आर्मी थी। इतनी बड़ी आर्मी जो है उसने मार्च कर दी थी किसकी तरफ? ग्रीक्स की तरफ, कि हमें तो पूरी तरह से ग्रीक सिटी स्टेट्स को फतेह करना है। तो इस तरह से चीजें हुई। अब आगे चल के यहाँ से जो लड़ाइयाँ हुई, ग्रेको पर्शियन वॉर्स जो हुए 500 से लेके 479 बीसी तक जो हुए हैं, वो इधर से हुए सारे। तो इनके जो आप मैप्स देख सकते हैं, इनके जो रूट्स देख सकते हैं कि किस किस तरफ से लड़ाइयाँ हुई, तो वो देख सकते हैं आप। ठीक है, थर्मोपली की लड़ाई हुई 480 में, वो यहाँ पे हुई जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे 480 में सलामीज में जो लड़ाई हुई, जिसमें आगे चल के इनकी हार होती है पर्शियंस की, वो हुआ केप में, यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी। मैराथन में 490 में लड़ाई हुई थी। तो कई लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई ग्रीक सिटी स्टेट्स और पर्शियन एम्पायर के बीच में। ठीक है, अब क्या हुआ, बैटल ऑफ थर्मोपली, ये होता है दूसरे ग्रेको पर्शियन वॉर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल था। ये 480 में हुआ है। और यहाँ पे जर्क्सिस की सेना एक तरफ थी जो कि बहुत बड़ी सेना थी, और दूसरी तरफ स्पार्टन सेना जो है वो ल्यूनाइडस के अंडर थी, और छोटी सी सेना थी। 3 दिन तक ये बैटल चला, जिसमें अंततः पर्शियंस की ही जीत हुई। लेकिन इसमें बहादुरी की वजह से और जिस तरीके से डिफेंड किया ग्रीक्स ने, स्पार्टन्स ने अपने आप को, वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब ये जो बात थी, इसमें एक चीज थी कि ये थर्मोपली का एक पास था। थर्मोपली पे एक पास हुआ करता था, जो जगह हुआ, ये थर्मोपली का जो पास था, यहाँ पे क्या था कि अगर इस पास को, एक पतला रास्ता था बेसिकली पहाड़ी के बीच से होता हुआ, वो ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर इसमें से जो जा सकते थे पर्शियंस, और इधर से वो आ रहे थे। तो अगर थर्मोपली के पास को वो पार कर देते,
थर्मोप्ली का मतलब होता है हॉट गेट्स। हॉट गेट्स मतलब क्योंकि यहाँ पे सल्फर स्प्रिंग पाई जाती है, तो इसकी वजह से इसको यहाँ पे इसको थर्मोप्ली कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन रोकेगा? तो प्लानिंग करी गई, सब ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि इसको रोकना है, और इसको रोकने की जिम्मेदारी जो है वो किसको दी गई? लियोनाइडस को दी गई। अब उस दौर में, उस समय पे, जिस समय पे ये वॉर शुरू हुआ था, स्पार्टा में एक फेस्टिवल चल रहा था, और फेस्टिवल चल रहा था इसकी वजह से जो है स्पार्टा की आर्मी उस समय लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। वो एक इस तरीके का फेस्टिवल था जिस समय आर्मी को कहीं युद्ध पे भेजना अशुभ माना जाता था। और मूवी में भी दिखाया गया कि किस तरह से उस समय जाते हैं लियोनाइडस और प्रीस्ट लोगों से पूछते हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये इस तरीके के तंत्र मंत्र करते हैं कि बताओ, कि ओरेकल्स वगैरह से पूछते हैं कि हम युद्ध पे जा सकते हैं कि नहीं, तो प्रीस्ट लोग जो है वो मना कर देते हैं। और ये भी दिखाया गया है कि उस समय का प्रीस्ट सिस्टम काफी करप्ट हो चुका था। तो लियोनाइडस अपनी सेना को ले जा नहीं सकते थे, सेना तो उनके पास भी बड़ी थी। तो इसलिए स्पार्टा के राजा लियोनाइडस ने, जो कि एक राजा थे, दूसरे जो राजा थे वो वहीं पे थे, तो इन्होंने ये तय किया कि ये अपने 300 सैनिकों को अपने बॉडीगार्ड की तरह ले जाकर युद्ध लड़ेंगे, और थर्मोपली को कुछ समय के लिए जो है जो पास है उसको ब्लॉक कर देंगे, पर्शियंस को अंदर नहीं घुसने देंगे। जब ये फेस्टिवल खत्म होगा उसके बाद बाकी स्पार्टन आर्मी जो है उनको ज्वाइन कर लेगी। अब 300 तो स्पार्टन सोल्जर्स थे, लेकिन उनके साथ आगे चलते चलते और भी लोग जुड़ते चले गए, और उन्होंने टोटल मिला के ग्रीक्स की संख्या जो है वो यहाँ पे 6000 से 7000 के बीच हो गई। और इन 6-7 हजार लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि वो जो लाखों की संख्या में पर्शियन आर्मी आ रही है उसको रोकना है, आपको थर्मोपली का पास जो है उसको पार ना कर ले वो आर्मी, ये इनकी जिम्मेदारी थी। तो इतना बड़ा जो काम था वो लियोनाइडस के कंधों पे था, और उसमें भी सारे लोग जो हैं वो बड़े वॉरियर नहीं थे। ये 300 स्पार्टन सोल्जर्स तो बड़े प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, लेकिन उनमें से कुछ बाकी लोग जो इनके साथ जुड़े वो ऐसे भी थे जो कि सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन वो प्रोफेशनल ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे, तो उन्होंने भी आके मदद करी और वो यहाँ पे आ गए। अब जो है लड़ाई चली, पहले 2 दिन तक तो थर्मोपली के पास को बिल्कुल भी पार नहीं करने दिया। फ्रस्ट्रेट हो गई थी पर्शियन आर्मी की वो करे क्या। ये इतने से समूह भर के ग्रीक लोग जो है इनको एक पास पार नहीं करने दे रहे, तो ये सिटी स्टेट्स को जीतेंगे कैसे, ग्रीस के ऊपर कब्जा कैसे करेंगे। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत से लोग उनके मारे गए, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया ग्रीक्स को, और धोखा दे दिया तो चीज़ें ये हो गई कि एक लोकल ग्रीक जो था उसने जक्सिस को जाके बता दिया कि इस रास्ते नहीं तो आप दूसरे रास्ते से इनके ऊपर अटैक कर सकते हो, पीछे का रास्ता बता दिया उनको। तो जो होपलाइट वाला जो इनका फ्लैक्स जो सिस्टम चल रहा था, जिसके फॉर्मेशन से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे और पर्शियंस को हरा रहे थे, वो अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि पीछे से इनको घेर लिया गया था। उस समय लियोनाइडस ने अपने सभी लोगों को ये कहा कि जो लोग भी चाहें वो रिट्रीट कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि एक बात तय है कि इस लड़ाई में हम सब के सब मारे जाने वाले हैं। हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि हमें पर्शियंस ने चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा आक्रमण होने वाला है। लेकिन मैं और मेरे जो बहादुर सैनिक हैं और जो मेरे साथ रुकने वाले हैं वो रुकेंगे, मैं तो रुकूंगा, उन्होंने कहा। तो ऑब्वियसली स्पार्टन्स तो सारे रुके, कुछ लोग इनके साथ और रुके, सब नहीं रुके, कुछ लोग चले गए, लेकिन बहुत से लोग इनके 700 वो लोग जो थीबीज थे वो रुके, थेबियंस वगैरह रुके, मतलब तकरीबन 1200-1500 लोग इनके साथ रुके, और उन्होंने पर्शियन आर्मी का मुकाबला किया। एक वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनकी हार निश्चित थी, लेकिन उनका मकसद ये था कि जितने पर्शियंस को हो सके उतना मार दो, ताकि हमारे जो पीछे की सेना है उसको कम मारना पड़ेगा। तो स्पार्टा की आर्मी में स्पार्टन्स, थेस्पियंस, थीबियंस, इन सभी ने लड़ाई लड़ी और अपनी मौत की आखिरी सांस तक ये लोग लड़े, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े, और उसके बाद इनको मार दिया गया और बुरी तरह से ये लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद भी इनके ऊपर बाणों की वर्षा की गई, सब लोग मारे गए, और उसके बाद इन्होंने अपमान भी किया लियोनाइडस का। लियोनाइडस के मृतक शरीर का इन्होंने जो है गला काटा, गर्दन काटी और उनको अपमान किया। इस तरह से चीज़ें की, इंसल्ट की गई, इस तरह से चीज़ें हुई। उसके बाद चीज़ें आगे क्या होता है कि इस लड़ाई में तो बेसिकली
पर्शियंस की जीत हो गई, लेकिन ये बात जब सभी ग्रीक सिटी स्टेट्स में पहुंची कि कैसे स्पार्टन्स ने बहादुरी से मुकाबला किया पर्शियंस का, तो उनका मोरल बूस्ट हो गया कि हमारे इतने से लोग पर्शियंस को इस तरह से मात दे सकते हैं और इस तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो हम सब अगर एकजुट हो जाएं, एक साथ लड़ें, तो हम पर्शियंस की बैंड बजा सकते हैं। ये था। लियोनाइडस की मृत्यु के बाद उनका बेटा प्लेविस्टस जो है वो राजा बनता है, और लियोनाइडस की मौत का बदला लेने के लिए स्पार्टन आर्मी जो है वो रेडी रहती है। और फेस्टिवल खत्म होता है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद स्पार्टन आर्मी और उनके भाई की आर्मी, उनके बेटे की आर्मी और बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स की आर्मी जो है अलग अलग बैटलफील्ड्स में पर्शियंस को हराते हैं। जैसे एथेनियंस की जो नेवी है वो बैटल ऑफ सलामीज में 480 के सितंबर महीने में बुरी तरीके से पर्शियन आर्मी को हराती है, जिसकी वजह से उनका बहुत नुकसान होता है। दूसरी तरफ पर्शियंस का जो इतना बड़ा साम्राज्य था, वहां पे दो तीन, एक तो इजिप्ट में, एक बेबीलोनिया में एक रिवोल्ट भी हो गया था, उसकी वजह से भी वहां पे भी अपनी आर्मी को, पर्शियंस को भेजना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो बोइटिया वाला जो क्षेत्र था, मैं आपको मैप में अगर दिखाऊं, इसके आगे बोइटिया वाला जो क्षेत्र था, इसको पार ही नहीं कर पाए। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते सारे सिटी स्टेट्स ने यहाँ पे अपनी आर्मी को भेज दिया था, और उसके बाद आगे आने वाले समय में इनको अलग अलग बैटल्स में हरा दिया। बैटल ऑफ सलामीज में तो नेवी ने हरा दिया, उसके बाद कंप्लीटली आने वाले बैटल्स में इनको हरा के दूसरा ग्रेको पर्शियन वॉर जो है वो समाप्त हुआ, और पर्शियंस की पूरी तरह से हार हुई। पर्शियंस इसमें हार गए, और उसके बाद पर्शियंस ने कभी भी ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ग्रीक सिटी स्टेट्स को हराना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लगभग नामुमकिन रहेगा, क्योंकि एक तो इतनी दूरी, इतना हार्श कंडीशन, और फिर ग्रीक सिटी स्टेट्स के जो वॉरियर्स थे, स्पार्टा के जिस तरीके के वॉरियर्स थे, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से ये लड़ाइयाँ हुई। बट यहाँ पे जो की बैटल्स हुए, बैटल ऑफ मैराथन तो 490 में हो गया था पहला बैटल, जिसमें पर्शियन आर्मी हारी थी दारियस के समय पे। फिर बैटल ऑफ थर्मोपली, जिसमें लियोनाइडस पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी 300 सैनिक पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे पर्शियंस जीत जाते हैं, लेकिन आगे चल के इन्होंने 480 में एक बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर एथेंस को पूरी तरह से बर्न कर दिया था, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उसके बाद बैटल ऑफ सलामी हुआ और बैटल ऑफ प्लेटिया हुआ, इसमें पूरी तरीके से इनकी जीत हुई। बैटल ऑफ प्लेटिया लास्ट बैटल था। प्लेटिया में इनकी हार के बाद पर्शियन आर्मी यहाँ से रिट्रीट कर जाती है और चली जाती है, और ग्रेको पर्शियन वॉर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अगर लियोनाइडस की लेगेसी की बात करें, तो जब लियोनाइडस ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया अपने मातृभूमि के लिए, ग्रीस के लिए, तो वो एक हीरो की तरह कल्ट बन गए, और उनके बारे में कई कहानियां लिखी गई, काफ़ी उनको फेम मिला, और उनको लोग पूजने लग गए, एक देवता तुल्य मानने लग गए, और उनकी वर्शिप होने लग गई। उनकी जो साइट, ब्यूरियल साइट थी, वो देवताओं के बगल में रखी गई कि यहाँ पे ये हमारे लिए पूजनीय है, हमारे हीरो हैं। और कई सारी चीज़ें हुई कि 40 साल बाद बैटल के, जो स्पार्टा में लियोनाइडस के जो रिमेन्स थे, और जो भी रिमेन्स बचे थे, उनके ऊपर एक शरीन बनाया गया, उनके ऊपर एक उनका मकबरा बनाया गया बेसिकली, और उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है, और उनके लिए बड़े बड़े यहाँ पे मकबरे वगैरह, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, प्रतिमाएं भी बनाई जाती। स्पार्टा में उनके लिए काफ़ी इज्जत थी, काफ़ी रेस्पेक्ट थी। ओके, तो ये उनकी एक तरह से लिगेसी हो गई। होपफुली आपको स्पार्टा के बारे में, लियोनाइडस के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। स्पार्टा के इतिहास के ऊपर हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे जल्दी ही। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ मिलेंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं चैट सेक्शन के माध्यम से। आपका कोई डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है। और सक्सेस प्लस अकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे समय समय पे अपलोड होती हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी और यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो वो भी आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। और सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज के साथ। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।